हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। सर हम लोग अच्छे हैं, चलो अच्छी बात है। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पार्ट नंबर 2 में पार्ट नंबर 1 कर चुके हैं, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर, जिसके अंदर हमने बात की थी 13 कंटेंट्स हैं टोटल। पॉइंट नंबर 1 हो चुका है, पॉइंट नंबर 2 हो चुका है, पॉइंट नंबर 3 हो चुका है, पॉइंट नंबर 4 हो चुका है। आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं पॉइंट नंबर 5 यानी कंटेंट नंबर 5 से। ओके, आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, तो अच्छे से देखना। तो सबसे पहले आता है यहाँ पर कि सर कंटेंट नंबर 5 क्या है। कंटेंट नंबर 5 है बेटा, ऑब्जेक्टिव क्या है, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव हैं क्या। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम, पेपर में आता रहता है हमेशा, ठीक है ना। एक अटेम्प्ट छोड़ के एक अटेम्प्ट में आपको पेपर में मिल जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर आप सीबीएसई से बिलोंग करते हैं तो आप एमसीक्यू एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। और अगर आप किसी और बोर्ड से बिलोंग करते हैं, किसी भी बोर्ड से, किसी भी स्टेट से, तो ये क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव या केस स्टडी के रूप में आपके पेपर में आ सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ध्यान से देखेंगे। इस क्वेश्चन को याद करने के लिए कि मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव है, मैंने एक हुक बना रखा है यहाँ पर कि जेबी सर का दोस्त, जेबी सर मेरा नाम बेटा, ठीक है। ओके, बच्चे मुझे जेबी सर बुलाते हैं। तो जेबी सर का दोस्त अक्टूबर में एसपी बन जाएगा, ठीक है ना। ये मैंने एक हुक ले लिया। यहां पर अक्टूबर में ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, एस स्टैंड फॉर सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पी स्टैंड्स फॉर पर्सनल ऑब्जेक्टिव। यहां पर ये हो गए आपके 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं इसके अंदर, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल। ये तो होगा, मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप इसका नाम याद कर सकते हैं, इसकी हेडिंग याद कर सकते हैं। अब इनके अंदर हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला आता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है बेटा, उसके अंदर, ठीक है ना, ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं और फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब जैसे जो लेबर काम कर रही है वो, फिजिकल रिसोर्सेज यानी कि जो एसेट्स वगैरह हम जो यूज कर रहे हैं, यानी मशीनरी हो गया, ये सब चीज़ें, ठीक है ना, उनका अच्छे से यूज करना है, ठीक है ना, इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स मतलब जिनका कंपनी के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरेस्ट है, उनके हित के लिए काम करना है, ठीक है ना, यानी कि यूज करना है ह्यूमन रिसोर्सेज का और फिजिकल रिसोर्सेज का, ठीक है। अब जैसे कि सबसे पहले अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अभी उसका स्टार्टअप हुआ है, ठीक है ना, मान लेते हैं बिल्कुल अभी नई नई मार्केट में आई है इसी साल से, तो उनका पहला मकसद क्या होगा कि भाई हमें सर्वाइव करना है, बिल्कुल ठीक है ना, सर्वाइव करना है, पहला काम हमारा ये है, ठीक है। साल भर तक वो क्या सोचेंगे, चलो भाई सर्वाइव करना है, मार्केट के अंदर टिके रहना है। फिर उसके बाद क्या सोचेंगे वो, चलो भाई सर्वाइव तो हो गया, अब हम प्रॉफिट की तरफ बढ़ते हैं, प्रॉफिट कमाएं। और फाइनली जब वो प्रॉफिट भी कमाने लग जाएंगे तो फिर उनका क्या होगा कि यार ग्रोथ करते हैं, अपने आप को एक्सपेंड करते हैं और ग्रोथ करते हैं, ठीक है ना। एक ब्रांच थी, 2 खोल लेंगे, 2 से 3 खोल लेंगे, इस तरीके से। तो ये है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज का स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट के लिए यूज करना। और उसके बाद बेटा सर्वाइवल, ठीक है ना, प्रॉफिट एंड ग्रोथ के पॉइंट्स भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं। उसके बाद आता है सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, सोसाइटी के हित में काम करना, यानी कि जो मैनेजमेंट है उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना, मैनेजर्स को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सोसाइटी के हित में काम करना है, सोसाइटी के इंटरेस्ट के लिए काम करना है। जैसे कि एनवायरनमेंट में पोल्यूशन नहीं फैलाना है ज़्यादा, ठीक है ना, लोगों को एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है, सेफ्टी का ध्यान रखना है, ठीक है ना, और लोगों को अच्छी क्वालिटी की चीज़ एट रीजनेबल प्राइस पर मिल जाए, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये होता है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब सोसाइटी के इंटरेस्ट के लिए काम करना है। ओके, जब भी आप मैनेजमेंट कर रहे हो, मैनेजरियल एक्टिविटीज कर रहे हो, तो सोसाइटी का ध्यान रखना है, यानी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना है, सेफ्टी का ध्यान रखना है, प्राइस का कंट्रोल करना है। उसके बाद आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। बेटा व्हाट इज दिस पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव के अंदर एम्प्लॉय की बात करेंगे हम लोग, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनकी ज़रूरतें देखेंगे, ठीक है। 3 तरीके के एम्प्लॉय देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। एक तो वे हो सकते हैं जो कंपनी में आते हैं, वो कहते हैं कि भाई देखो सैलरी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए तो सैलरी इंपॉर्टेंट है, हाँ भाई, ऐसे को बोलते हैं फाइनेंशियल नीड वाले एम्प्लॉय, ठीक है, जो सिर्फ सैलरी पे ध्यान देते हैं कि हाँ भाई सैलरी इतनी हो या कम है या ज़्यादा क्या हो रहा है, ठीक है। दूसरे तरीके के होते हैं सोशल नीड। सोशल नीड मतलब रिकॉग्नाइज, वो लोग सोचते हैं कि यार, ठीक है ना, लोग हमें पहचाने, ठीक है ना, पैसे चाहे भले ही 2 कम मिले, लेकिन रिकग्निशन होना बहुत ज़रूरी है। और हाई लेवल के जो लोग होते हैं बेटा, जो हाई क्वालिटी के जो एम्प्लॉयज होते हैं,
उनका हमेशा ये मानना होता है कि मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, क्या मुझे आगे बढ़ने के अवसर हैं, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, मुझे आगे बढ़ पाऊंगा या नहीं बढ़ पाऊंगा, ठीक है ना। तो वो अपॉर्चुनिटीज को देखते हैं, उन्हें बोलते हैं हाई लेवल नीड एम्प्लॉइज, राइट। तो ये था आपका, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव कंटेंट नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार फिर से सुन लो अगर कोई भी दिक्कत है, एक बार फिर से सुन लो अगर कोई भी दिक्कत है, ठीक है। तो और एकदम से अच्छे से कर लेना इसको, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट। चलो नेक्स्ट कंटेंट पे चलते हैं। और नेक्स्ट कंटेंट यहां पर ये रहा बेटा आपका नेक्स्ट कंटेंट, इसका नाम है इंपॉर्टेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, ठीक है। ये पेपर में कभी कभी आता है, ठीक है। और तो अगर आपका पेपर सब्जेक्टिव है तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है ना, नॉट दैट मच, लेकिन ये पेपर में आ जाता है कभी कभी। तो इसलिए यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है। सीबीएसई में पहले सब्जेक्टिव पूछते थे तो तब आया था ये, ठीक है, सीबीएसई 2016 में पेपर में, ओके। तो इंपॉर्टेंस पूछी है यहाँ पर कि क्या इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट की। तो यहाँ पर पिछले 3 पॉइंट आप जो लिखे थे वही लिख देना सेम टू सेम। मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, मैंने बता ही दिया था ये। मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग द सोशल ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग द पर्सनल ऑब्जेक्टिव, और लास्ट का मैंने लिख रखा है मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग द ग्रुप गोल्स। ग्रुप गोल्स का मतलब ये होता है कि देखो, अगर मैं एक फैमिली का एग्जांपल लेता हूँ, एक फैमिली जैसे आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है ना। तो आप पढ़ रहे हो, ठीक है, और आप अपना ड्रीम पूरा करोगे तो सिर्फ आपका ही ड्रीम थोड़ा पूरी होगा, वो फैमिली का भी ड्रीम पूरा होगा, है ना। उसमें फैमिली का भी कहीं ना कहीं बेनिफिट रहेगा, है ना। तो यानी कि ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर हम बात करें बेटा, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी जो लेबर काम कर रही है, जो मैनेजर्स काम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वो लोग काम कर रहे हैं, तो उससे उनका पर्सनल ऑब्जेक्टिव तो होता ही होता है पूरा, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव भी पूरा होता है। तो इसलिए बोला जाता है मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग द ग्रुप गोल्स। तो ये था कंटेंट नंबर 6। नेक्स्ट कंटेंट की तरफ चलेंगे, कंटेंट नंबर 7 पढ़ेंगे हम लोग, चलें। यस सर, ओके। ये रहा कंटेंट नंबर 7। कंटेंट नंबर 7 क्या कहता है, एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। कंटेंट नंबर 7 है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार ये पेपर में आता है, लेकिन ये पूरा 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। कंटेंट नंबर 7 और 8 मिला के दोनों पूरा, ठीक है ना, 6 नंबर का आता है, कभी कभी आता है, लेकिन आता है तो पूरा आ जाता है, ठीक है ना। और अगर कभी पूरा नहीं आता 3 नंबर का, तो इसकी फीचर्स पूछ लेते हो आपसे, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं। तो मैनेजमेंट एज ए साइंस, मैनेजमेंट को साइंस कब बोलेंगे और क्यों बोलते हैं मैनेजमेंट को साइंस, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रखा है कि मैनेजमेंट के अंदर अगर आप देखोगे, मैनेजमेंट के अंदर जितने भी प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट के अंदर बनाए गए हैं वो बेसिकली कैसे आए हैं। वो बहुत सारे मैनेजर्स रहेंगे, उन्होंने देखा होगा कि यार ये गलतियाँ हुई हैं, उन्हें ऑब्जर्व किया होगा, ठीक है ना। फिर उन्होंने जो है ना ऑब्जर्वेशन को चीज़ों को लिखा होगा कि हाँ भाई ये चीज़ें ऐसे हैं, फिर उनको एक्सपेरिमेंट किया होगा अपने ही ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से मैनेजमेंट को भी हम साइंस बोल सकते हैं, क्योंकि साइंस के अंदर भी यही होता है, ठीक है ना। क्या होता है, ठीक है, इट इज ए सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज एक्वायरिंग ऑन ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड वेरिफिकेशन, ये काम करते हैं हम साइंस के अंदर, और ये भी मैनेजमेंट के अंदर भी करते हैं। अब देखो इसका एक एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है ना। एक व्यक्ति जिसका नाम मिस्टर जेबी है, वैसे तो मेरा ही नाम जेबी है, ठीक है, मैं अपने ऊपर एग्जाम्पल ले लेता हूँ बेटा। मान लेते हैं कि मैं कहीं पे बीटेक कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, ठीक है ना, और इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं पढ़ रहा हूँ, तो वहाँ पर मुझे थ्योरेटिकली नॉलेज दिया जाता है। तो जो थ्योरेटिकली नॉलेज मुझे वहाँ पर मिला है तो उसे हम क्या बोलेंगे, ठीक है ना, साइंस बोलेंगे, ठीक है ना। प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं मिला मुझे, थ्योरेटिकली नॉलेज। प्रैक्टिकल कब मिलेगा, जब मैं कंपनी में जाके जॉब करूंगा, ओके। इसकी कुछ फीचर्स दे रखी है यहाँ पे, 3 फीचर्स हैं इसकी, ठीक है ना। सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड यूनिवर्सल वैलिडिटी, ठीक है ना। तो ये 3 फीचर्स भी आप इसकी याद कर लेना, ओके। उसके बाद आता है नेक्स्ट यहाँ पर कंटेंट नंबर 8, बिल्कुल इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने कंटेंट नंबर 1, 2, 3 एंड 4 पढ़ा था। आज हम 5, 6, 7 और 8 पढ़ लेते हैं, ओके। तो यहाँ पर ये भी आपका पैरेलल चलेगा 7 के अकॉर्डिंगली। तो मैनेजमेंट एज ए साइंस हमने पढ़ लिया, मैं किसी बीटेक के कर रहा हूँ कहीं किसी इंजीनियरिंग कॉलेज से, तो मुझे वहाँ पे थ्योरेटिकली नॉलेज मिल रहा है, तो जो थ्योरेटिकली नॉलेज मिल रहा है मुझे, ठीक है ना, तो इसलिए हम वहाँ पे बोलेंगे, ठीक है, कि भाई साइंस है। और अगर मैं किसी कंपनी में जाके जॉब कर रहा हूँ, जो थ्योरेटिकली नॉलेज मुझे मिला है उसका मैं प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, प्रैक्टिकली एप्लीकेशन कर रहा हूँ, तो वो मेरा क्या बन जाएगा, ठीक है ना, मैनेजमेंट एज ए आर्ट बन जाएगा। यहाँ पे वही बात लिख रखी है, पढ़ो। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किसका, जो थ्योरेटिकली नॉलेज में लेके आया हूँ। एग्जाम्पल, मिस्टर जेबी क्या कर रहे थे, इंजीनियरिंग कर रहे थे, कंप्लीट होगी, अब उन्होंने टाटा इंडस्ट्री के अंदर काम करना शुरू किया, ठीक है ना। तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, आर्ट बोलेंगे। इसकी भी कुछ फीचर्स हैं, आप देख सकते हैं, इसकी भी 3 फीचर्स हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, थ्योरेटिकल नॉलेज होना जरूरी है पहले।
उसके बाद पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन का मतलब है कि सबका अपना अपना तरीका होता है। लाइक जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरा पढ़ाने की अलग टेक्निक्स हो सकती है, किसी और टीचर की अलग हो सकती है, ये मतलब होता है। बेस्ड ऑन द प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, ठीक है ना। आर्ट जो होते हैं वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करती है, जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज़्यादा वो निखरेगी, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं अपने 8 कंटेंट। और आज की क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं। आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, वो तो आपको छोड़ना है ही नहीं, ठीक है ना। उसके बाद इंपॉर्टेंस का जो क्वेश्चन है बेटा, ठीक है ना, ये कभी कभी पेपर में पूछते हैं, ठीक है ना। एमसीक्यू जाने के बहुत कम चांस रहते हैं इसमें से, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्टिव में से एमसीक्यू भी आ सकता है, सब्जेक्टिव भी आपसे पूछ सकते हैं, और आप केस स्टडी अगर आपके पेपर में आती है तो केस स्टडी भी वो पूछ सकते हैं, ओके। और मैनेजमेंट एज ए साइंस एंड मैनेजमेंट एज ए आर्ट, या तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, या 3 नंबर तक की इसकी फीचर्स, दोनों की फीचर्स वगैरह ना वो अच्छे से कर लेना, ओके, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे, ये था अपना पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 3 देख लो लगातार, ठीक है। और एकदम एकदम अच्छे से पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ठीक है। बार बार देखो, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नेक्स्ट पार्ट आप तक पहुंच जाए बेटा। बाय, आज के लिए इतना ही।